हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने सर्वे चल रही है और सर्वे में भी अपन अब एंडिंग पे हैं। सर्वे बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए लगातार, अब सर्वे भी बहुत लंबा खिंच रहा है। तो आप देखिए, ज़्यादा कोई चैप्टर आपने बचा नहीं है। अब अपने क्या है, करब पोर्शन, एक करब रह रहा है और एक ट्रैवर्सिंग रह रहा है। बस दो चैप्टर रह रहे हैं। एक करब जो आज शुरू हो गया है, जो आज कल या तो आज की वीडियो में खत्म हो जाएगा या फिर कल के खत्म हो जाएगा। और फिर एक लेक्चर रह जाएगा ट्रैवर्सिंग का। ट्रैवर्सिंग के बाद एक लेक्चर हो जाएगा माइनर इंस्ट्रूमेंट का। हो सकता है ट्रैवर्सिंग और माइनर इंस्ट्रूमेंट पे एक साथ ही करवा दूँ, तो मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर बनाने हैं सर्वे के। सर्वे कंप्लीट है, फिर उसके एक लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे। मोस्ट एमसीक्यू कर लेंगे, लगभग सब चैप्टरों के मिक्स कर लेंगे। तो आप तैयारी रखें अपनी सर्वे की। सर्वे का टेस्ट होगा वो उसी टाइप का, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको ही टेस्ट देना है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आपको टेस्ट पे इसलिए तैयारी करते रहना। जैसे अब 3 से 4 लेक्चर और हैं, इसके बाद सीधे अपना सर्वे का टेस्ट देना है आपको। मेरे साथ लाइव देना है, एकदम बिल्कुल लाइव। मतलब क्वेश्चन आते जाएंगे आपके सामने, प्रिंट क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करने 2 मिनट का 1 से 1.5 मिनट का समय दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन का अपन कंटेंट रखेंगे, उसी बेस पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने को मिल सकते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपन सर्वे कंप्लीट होने के बाद उन्हीं क्वेश्चनों को अपन करेंगे, ठीक है। अब आज बात करते हैं नए चैप्टर करव की। देखिए करव क्या होता है। करव 2 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल करव हो सकता है, वर्टिकल करव हो सकता है। हॉरिजॉन्टल करव कैसे, जब आप किसी गाड़ी को घुमाते हो, भाई मोड़ आ जाता है तो गाड़ी को घुमाते हो, तो उस टाइप को क्या बोल दिया आपने, हॉरिजॉन्टल करव। और वर्टिकल करव किसे कहते हो, जब आपको किसी दो लेवल में चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक रोड यूँ चल रही है सीधी सीधी, तो आप रोड को यूँ ऊपर वाल करके, तो ये आपका ब्रेकर टाइप का एक ब्रेकर दिया जाता है। या कोई पहाड़ी जब लेवल ऊपर होता है जमीन का या जमीन जमीन होता है, तो करव दिया जाता है ना वर्टिकल, उसको बोलते हैं वर्टिकल करव। और जो हॉरिजॉन्टल करव आप समझ गए कि अपन गाड़ी को टर्न करना हो, अपने को मार्ग बदलना है या वे चेंज करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल करव यूज करते हैं। अब आपके जो आप बात करेंगे अपन हॉरिजॉन्टल करव की, तो आपके सिलेबस में जो है कोई ज़्यादा लंबा डीपली करव को नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेटिंग ऑफ करव दिया हुआ है आपके सिलेबस में। कोई इस करव का मतलब डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपल वे में अपन थोड़ा बहुत जो इसका बेसिक करव है वहीं से, और हर बार क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। मैक्सिमम तो इस चार्ट से ही क्वेश्चन उठते हैं। और ये जो 5 फॉर्मूले लिखा रखे मैंने 1 2 3 4 5, इन 5 फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन मिलता है घूम फिर के। चाहे एसएससी में देखो, चाहे इस पर न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, चाहे इसको अपन कैसे भी कर लें, तो अपन इसी को समझेंगे इन फॉर्मूलों को। जहाँ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपने को वही पढ़ाई करनी है। और करव बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। करव का कुछ हिस्सा तो अपन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, जैसे ट्रांजिशन करव है, और सुपर एलिवेशन वगैरह, ये आपके इसमें नहीं है। और आपके वो किसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में डीपली पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन आपके नहीं आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस में नहीं आ रही है। तो इसलिए करव को अपन को सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ना है और आराम से अपने को। अब मतलब जो लेंथी था, जो लेवलिंग था, कंपास था, वो सब अपना कंप्लीट हो चुका है। अब तो 2-2 दिन के चैप्टर हैं बस अपने, बस इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं करव। करव कितने प्रकार के होते हैं, मेनली करव होते हैं 4 प्रकार के। मेनली करव अपने, तो पहले करव आप समझ गए क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ करव, पहले हेड डालोगे अपने, टाइप्स ऑफ करव अपनी कॉपी में हेड डालोगे, टाइप्स ऑफ करव। तो सबसे पहला करव बता रहा हूं मैं, सिंपल करव। कौन सा करव, सिंपल करव। सिंपल करव कौन सा, सिंपल करव। सिंपल करव कैसा होता है कि जब आपको टर्न करना है, मान लीजिए कि आपको ये करव दिया हुआ है, यहाँ से गाड़ी चलनी थी, आप करव देना, तो इस करव की रेडियस है जो इस पॉइंट पर सेम हो, ये r बराबर r2 और r1 बराबर दोनों बराबर हो, मतलब एक कांस्टेंट करव हो, एक सही करव हो, एक ही रेडियस का करव हो, एक रेडियस का करव हो। तो करव क्या होता है, एक प्रकार से करव होते क्या है ये तो आपको मालूम है। जैसे आपने देखा होगा, एक रेडियस से करव कुछ ना कुछ एक रेडियस से ही घूमेगा। कि सड़क कोई भी आप चाप बनाते हो, आर्क बनाते हो, अब ये आर्क बनाया होगा, सर्कुलर टाइप का बनाया होगा आपने, तो इसको सर्कुलर करव भी बोलते हैं। सिंपल करव को एक सर्कुलर करव भी बोलते हैं। कौन सा, सर्कुलर करव भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो आपने आर्क बनाया है, ये आर्क बनाया कोई ना कोई रेडियस से बनाया होगा, किसी ना किसी रेडियस से बना होगा। तो ऐसा करव जिसकी रेडियस सेम हो, मतलब इसकी मैंने यहाँ से रेडियस ली और ये पॉइंट की रेडियस ली, ये रेडियस मैंने r1 ली और ये रेडियस मैंने r2 ली, तो r1 बराबर मेरी क्या हो, r2, दोनों रेडियस बराबर हो, तो इस टाइप के कर्व को बोलते हैं सिंपल कर्व। इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। लिख लेना सिंपल कर्व। और ये आर्क बनाना जिसकी रेडियस r1 r2 दोनों बराबर हो, दोनों इक्वल हो, तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं अपन, सिंपल कर्व।
क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। चलिए दूसरे कर्व की बात कर लेते हैं, दूसरे टाइप के कर्व की बात कर लेते हैं, साथ साथ लिखते बनाते जाओ आराम से। जो जो कई बार पूछ लेता है इस चीज को, कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व। दूसरा कर्व कौन सा है भाई, कंपाउंड कर्व। कौन सा कर्व, कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व सिंपल कर्व में क्या अंतर है, मान लीजिए आपने कर्व बनाया है, मान लीजिए आपने कर्व बनाया है, ये आपने देखो सिंपल सी चीजों को समझेंगे। देखो ये कर्व बनाया आपने, तो मान लिया मैंने ये इसका कोड हो गया, तो ये इसकी रेडियस r1 है और इस कर्व की रेडियस जो है r2 है। मतलब ये कर्व एक रेडियस से ना मिलकर बना हो, एक रेडियस से मिलकर नहीं बना, जिसके मतलब जो कर्व 2 या 2 से अधिक रेडियस से मिलकर बना हुआ होता है, 2 या 2 से अधिक रेडियस से मिलकर बना होता है, उसको कंपाउंड कर्व बोलते हैं। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या। आपको मालूम है, देखो ये कर्व मतलब यहाँ तक रीडिंग है इसके, ये कर्व ये इसकी रेडियस थी, और रेडियस क्या होती है, डाया क्या होता है, ये सब आपको मालूम होगा। फिर भी कई बच्चों का कंफ्यूजन, तो फटाफट से 1 मिनट में देख लेते 10वीं। ये जो आपके सेंटर पर गोल होता है, सेंटर से हाफ दूरी, इसको बोलते हैं आर रेडियस, और ये अपने आर ये हो गया राइट, और ये इसको पूरे को सेंटर से पास होती लाइन पूरी, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाया, व्यास। ठीक है, तो ये चीज है। अब रेडियस क्या होगी, हाफ होगी, तो इस रेडियस क्या होगी, सब जगह क्या होगी, सेम होगी, रेडियस सब जगह सेम होगी। तो जहां सेम रेडियस का चाप था उसको मैंने क्या बोला था, सिंपल कर्व बोला था। और जिस आर्क की रेडियस सेम नहीं है, तो वो मेरा कौन सा कर्व हो गया, कंपाउंड कर्व। कौन सा कर्व हो गया, कंपाउंड कर्व। समझ गए कंपाउंड कर्व को आराम से। चलो आगे चलिए, अब बात करता हूं मैं आपके रिवर्स कर्व की। तीसरा कर्व कौन सा है मेरा, रिवर्स कर्व। तीसरा कर्व कौन सा है मेरा, रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व कौन सा कर्व, रिवर्स कर्व। देखो रिवर्स का मतलब क्या है, इसमें एक बार कर्व देखो यूं चलता है और फिर वो इसी हिसाब से घूम जाता है, मतलब इसको एस कर्व भी बोलते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं। मतलब पहले एक बार इसमें कौन गया फिर ऐसे घूम गया, तो ये मतलब सड़क को कोई सर्पिलाकार सड़क बनती है। आपने देखी कई बार सड़क गए होगे तो सर्पिलाकार सड़क होती है। हालांकि ये सड़क बनाना, ये कर्व बनाना बहुत पॉसिबल नहीं होता और ना ज़्यादा सक्सेस होता है ये, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांस एक्सीडेंट के होते हैं, तो इसलिए ना सकते। ये तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बनाने की ही आवश्यकता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जब भी इस कर्व का उपयोग करते हैं, अन्यथा अदरवाइज इसके कर्व का प्रयोग नहीं करता। जहां तक होता है इस कर्व को इग्नोर ही मारा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा रिवर्स कर्व, समझ गए, ये हो गया मेरा रिवर्स कर्व। तो इनसे क्वेश्चन नहीं आना है, बस आपसे एक कंपाउंड कर्व से आ सकता है, बस एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो कंपाउंड कर्व से आ सकता है या सिंपल कर्व से। भाई सिंपल कर्व में रेडियस का जो होती है कौन, सिंगल रेडियस होती है, एक ही सेंटर से पार होती है, जबकि कंपाउंड कर्व में सिंगल रेडियस नहीं होती, 2 या 2 से अधिक रेडियस होती है, 2 या 2 से अधिक रेडियस होती है। चौथा है मोस्ट में ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व कौन सा, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये एक प्रकार से कर्व नहीं है। देखो मान लो, सपोज करो ये आपकी रोड जा रही है, ये आपकी सिंपल प्लान रोड चल रही है, दिख रही होगी आराम से। अब आपको इस रोड से यहां मुड़ना है, ये रोड आपकी इधर मुड़ रही है, ये रोड सीधी आपकी यहां मुड़ रही है, ये मेरा कर्व है, मान लीजिए ये मेरा आर रेडियस का ये कर्व है। समझने के लिए समझना, ये आर रेडियस का मेरा कर्व है। तो क्या मैं सीधी रोड को सीधे आपको 90 डिग्री में मोड़ दूं कर्व को, अब मुझे रोड़ना होगा तो क्या सीधे ही मोड़ दूंगा उस कर्व से, वो सेंटर मुझे सेम रेडियस मिल जाएगी, नहीं। जहां से मेरी रोड खत्म हो रही है, ये मेरी रोड जो जहां से मैं कर्व में प्रवेश कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी रेडियस का हो। देखो एक सिंपल रोड होती है, प्लेन रोड, सीधी रोड होती है, उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। जो सिंपल रोड होती है उसकी अगर रेडियस है इनफाइनाइट होती है। अब इनफाइनाइट से मैं जो आर रेडियस पे आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से अनंत से जो मैं इस आर रेडियस पे आया हूँ, इस रेडियस पे मैं आया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो ये दूरी तय की है, जो मैंने ये दूरी, मतलब ये मेरी सिंपल रोड थी, ये सिंपल रोड थी और ये मेरा कर्व था आर रेडियस का, ये कर्व। अब मैंने इस सिंपल रोड से जो इस आर कर्व तक मुझे आने में जितनी दूर लगी, ये जो कर्व होता है मेरा, इस बीच मैंने जो कर्व प्रोवाइड किया, जिसकी डिस्टेंस क्या होती है, जिसकी रेडियस क्या होती है, अनंत से आर तक आया हूं मैं। अनंत रेडियस थी मेरी पहले, इनफाइनाइट रेडियस थी, उस तक मैं आर रेडियस तक पहुंचा, आर रेडियस। तो मैंने जो ये डिस्टेंस दूरी करी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व ये इतना सा होता है, ट्रांजिशन कर्व। समझ गए बात को, ये होता है ट्रांजिशन कर्व। जब मैं आर रेडियस के कर्व में टच होने से पहले या उसके, अब तो ये इधर भी होगा। अब मान लीजिए यहाँ से रोड आपकी सिंपल जा रही है वापस, अब वापस सिंपल रोड मिल गई,
तो ये जरूर थोड़ी आप सीधे रोड से मिल रहा होगा, तो यहाँ भी आपका एक कर्व आके सीधे सिंपल रोड से मिला होगा, तो ये इतना जो कर्व होता है, इन कर्व को बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। मतलब कि आर रेडियस से प्लेन रोड से जो इस कर्व में जाने के लिए जो बीच में जो अपन एक एंगल मुड़ाव लेते हैं, वो थोड़ा बहुत मुड़ाव लेते हैं, जो अलग रेडियस का होता है, उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन कर्व। समझ गए बात को? क्लियर है? नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को प्रीवियस करके देख लेना। क्लियर है बात? चलिए, ये हो गया मेरे ट्रांजिशन कर्व। और आपके ये कोई डीपली नहीं पूछते हैं, ये आपके कोई डीपली नहीं पूछा, सिर्फ दिया जाता है सेटिंग आउट कर्व। अब कुछ इस कर्व की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। कुछ अपने को पूछा जाता है कि ये मेरा वही कर्व है, सिंपल कर्व है, सेटिंग आउट जो सिंपल कर्व की बात कर लेते हैं। अब यहाँ मेरे सिंपल कर्व की बात करता हूँ, ये टाइप्स ऑफ कर्व आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं कर्व की बात कर लेता हूँ। ये मेरा कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, और ये मैंने कर्व से टेंजेंट को मिला दिया यहाँ से। अब ये कर्व इस टेंजेंट से जाके इस दोनों कर्व के सिरों को मैंने पीछे एक टेंजेंट खींची, एक टेंजेंट लाइन खींची। क्या खींची? एक टेंजेंट लाइन खींची, जिसको मैंने बोला 81 जो है, ये कौन सी है मेरी? ये मेरी बैक टेंजेंट है। बैक टेंजेंट कौन सी? जो मेरे कर्व को, जो सर्कुलर पार्ट को जो कर्व है उसको टच करती हुई जा रही है, और ये कर्व से छोड़ती हुई बाहर आ रही है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। कौन सा? फॉरवर्ड टेंजेंट। और जब मैं इन दोनों लाइनों को पीछे तक मिला के जाया, जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां ये पीछे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपसे, ठीक है, और इसको पॉइंट को बी नाम दे दिया, और ये मेरी डिस्टेंस सी डी, इसको नाम दे दिया, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? मिड ऑर्डिनेट। और ये हमारे T1 से T2 तक, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कोड, हमें डिस्टेंस बोलते हैं। और ये मेरा एंगल मैंने डेल मान लिया थीटा, और ये del/2, ये del/2, ठीक है। ये कैसे आता है? जब मैंने मान लीजिए रिफ्लेक्शन एंगल, जब मैंने ये लाइन को सीधा खींचा तो मैं इसको आगे बढ़ाया, तो ये मेरा एंगल कितना हो गया? तो ये मेरा एंगल कौन सा हो गया? ये मेरा डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। रिफ्लेक्शन, इसमें से आप डेल आएगा, तो इसमें से क्या करोगे आप? जब ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस डेल करोगे, तो ये कितना करोगे? 180 डिग्री माइनस del/2, तो जो इस होगा, इसी एंगल को देखते हुए, तो मेरा ये एंगल क्या आ जाएगा? del/2। तो वो आपको उसमें इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे कैसे क्या आना है, मुझे सिर्फ क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, जो मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा एग्जाम में, वही काम करना है अपने को। फालतू चीजें अपने को याद नहीं करनी, ना ही उनको, वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, और ज्यादा लंबा डीपली करने से क्या फायदा है। तो जितना अपने को जरूरत है उतना ही अपन समझेंगे, उतना ही आवश्यकता है। चलिए, अब इसमें आपसे क्या पूछता है? इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? इसमें पूछता है लेंथ ऑफ कर्व, कि कर्व की जो लेंथ है, कर्व की लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, आप क्या जानते हो, चाप बराबर क्या था? कोण इनटू त्रिज्या होता है। कोई भी चाप होता है, चाप जैसे हम चाप काटते थे, आप रेखाखंड पढ़ते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोण इनटू त्रिज्या। एंगल कितना है अपने पास? डेल, और आपका आर क्या है? ये रेडियस है आपकी। डेल किस में? डिग्री में, और डिग्री में इसको जब रेडियन में चेंज करेंगे तो किसका? π/180 डिग्री का ध्यान लगा देंगे, π/180 डिग्री का गुणा कर देंगे। जब भी आपको रेडियन से आना है, डिग्री से रेडियन में आना है, डिग्री से रेडियन में आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? π/180 डिग्री से। चाहे अपन डिप्लोमा कर ले, चाहे बीटेक कर ले, ये ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में गलतियां करवाती हैं और अपन भूल जाते हैं। और अपने को डिग्री से रेडियन में आना है, डिग्री से रेडियन में आना था 180 इंटू अपन पाई से गुणा कर दोगे, 180 इंटू पाई से गुणा कर दोगे। इस चीज का ध्यान रखना। रेडियन से डिग्री में आना है तो अपने किस में करेंगे? जब इसमें अपन डिग्री से रेडियन में आए तो π/180 डिग्री से, और अपने को डिग्री जब रेडियन में आता है 180/π से, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? मैंने r del पाई 180 डिग्री। देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो बताऊं आपको, ये कीजिए, इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद करने में बेस्ट फायदा है, क्योंकि ये एग्जाम में, चाहे एसएससी के एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 33 सेकंड मिलते हैं, 33 से 35 सेकंड मिलते हैं। अब 33 से 35 सेकंड में किसी क्वेश्चन को करने के लिए आप इस चार्ट को बनाने बैठोगे, तो कम से कम इसको बनाने के लिए आपको 2 से मिनट चाहिए, 2 मिनट आपको इसको बनाने के लिए चाहिए। फिर आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो कम से कम आपका 2 मिनट से क्या 3 से 4 मिनट आपका खराब हो जाएगा, 3 से 4 मिनट खराब होंगे। तो इससे बढ़िया क्या रहेगा आपके पास कि डायरेक्ट मेरे पास मात्र 5 फॉर्मूले हैं, मैं डायरेक्ट याद करूँ। मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे बनेंगे, लेकिन उस चीज़ में नहीं पढ़ना है, आपका ही समय खराब होगा। आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हो कि मेरे को 3 घंटे एग्जाम मिलेगा, मुझे आराम सॉल्यूशन करना है। सीधा लेंथ ऑफ कर्व r del पाई 180 डिग्री, 5 फॉर्मूले, थोड़े दिन याद करोगे, 2-4 दिन आप रिवाइज करोगे, इजीली याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके चक्कर में पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम है, वहाँ पे ये चार्ट बना हुआ नहीं आएगा, ना ये फॉर्मूला बना हुआ आएगा, ना आपसे ये बनवाएगा। आपसे सीधे पूछेगा टेंजेंट डिस्टेंस होती है, 4 ऑप्शन होंगे, इन्हीं में से एक को पहचानना होगा।
याद होगा डायरेक्ट तो सीधा सॉल्व कर दोगे। इसको बनाने बैठोगे, अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर टाइम की कमी है, राजस्थान जाइए इसमें तो ठीक है 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 120 क्वेश्चन, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा टाइम, इससे भी ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन आएंगे, जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसको टाइम कहाँ लागोगे। तो ये तो फॉर्मूले बेस पे जब क्वेश्चन आए तो उसमें आपका टाइम लगना ही नहीं चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्यों कहा जाता है कि कई बार अपन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल के, वही डिट्टो का डिट्टो उठ के आ जाता है, तो अपन को वहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ता, सीधे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी राय में तो ये है कि इन पांचों फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद करोगे तो बेस्ट सूटेबल है, और बाकी आपकी इच्छा है। चलिए अब बात करते हैं टेंजेंट डिस्टेंस की। जो ये लेंथ है टेंजेंट डिस्टेंस, इसको कैसे निकालोगे आप, इसको कैसे निकालोगे, तो ये आपको टेंजेंट डिस्टेंस निकालनी है, तो सीधे फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे इसे, ये मेरा देखो क्या बन रहा है, ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, ये ट्राइंगल मेरा जा रहा है सीधा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा लंब कितना है मेरे पास, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो tan थीटा कितना है मेरे पास, del/2, tan कितना है del/2, tan del/2 है, तो और लंब कितना है मेरे पास T1b, ये नाम कैसा है T1b दे रखा है मैंने, T1b अपन बेस कितना है मेरे पास, रेडियस r, मुझे क्या चाहिए T1b चाहिए बराबर क्या हो जाएगा r10 del/, बस। या तो इसको ऐसे निकालना सीखो, या तो एग्जाम में आप इसको ये रामायण करना वहां पे, या सीधी टेंजेंट डिस्टेंस का नाम आया सीधा आपको याद होना चाहिए r10 del/2। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हो, लंबे वे पे जाते हो या शॉर्ट वे पे जाते हो, और सिविल इंजीनियर हो मेरे हिसाब से शॉर्ट वे पे जाओ, जितना स्मार्ट स्टडी करोगे उतना ही बढ़िया है। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भूल जाओ, आपको ट्राइंगल से खेलना आता है, जब आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, इतना मुझे पता है कि ट्राइंगलों से मैं अगर ये फॉर्मूला नहीं भी कराऊं, सीधा मैं आगे बढ़ जाऊँ, छोड़ जाऊँ, मैं अगर आपसे बोल दूँ कि इन चीज़ों को आप इन ट्राइंगल से खेल के आपको कुछ लेंथ ये निकालने कुछ ये निकालने, तो आप इजीली निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। तो लेकिन अपने को उसकी प्रदर्शनी नहीं करनी है, अपने को एग्जाम क्लियर करना है, तो अपने को सीधे क्या है फॉर्मूले याद करने में ही बेस्ट तरीका है, आपको बता दिया है मैंने कैसा आता है। ठीक है, तो टेंजेंट डिस्टेंस क्या होगी मेरी, TNB वही सीधा पूछ दे, तो टेंजेंट डिस्टेंस तो tan थीटा से, सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का, टेंजेंट डिस्टेंस tan है तो tan आ रहा है r10 del/2। चलिए अब बात करता हूँ लेंथ ऑफ कोड की, T1 T2 की। अब इसी तरह इसमें क्या होगा, T1 T2 में इसी तरह क्या होगा, चलिए बात कर लेते हैं इसी की भी। T1 T2 में क्या होगा इस तरह, ये मेरा, तो मेरे को ये T1 T2 चाहिए, तो अब मेरे पास ये तो है नहीं, तो मैंने क्या करा, इस एंगल को ले लिया, इस ट्राइंगल को ले लिया मैंने, ये वाले इस ट्राइंगल की बात करी मैंने, तो मेरे पास क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास, लंब बटा करण, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास, लंब बटा करण, तो मेरे पास साइन थीटा कितना है मेरे पास, साइन del/2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो लंब कितना है मेरे पास T1d, और करण कितना है मेरे पास r, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास r है ये। ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया T1d, मुझे क्या चाहिए T1d, इतना वाला T1d क्या हो गया मेरे पास, r sin del/2, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये लेंथ आई है, मुझे चाहिए पूरी ये, मुझे तो जो ट्राइंगल मेरा यहाँ पर है, वही ट्राइंगल मेरा यहाँ पर नहीं है क्या, तो मैं क्या करूंगा सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, तो 2r sin del/2 हो जाएगा, तो वही तो चीज़ है, लेंथ ऑफ कोड क्या हो गया T1 2r sin del/2। तो अपन अब इसमें इतना समय क्यों खराब करें, अब देखो दो चीज़ों करने में अपने कितना का टाइम लिया, अभी करने में 5-10 मिनट लगा दिया, अब मैं सीधा कहूँगा अब इनको याद कर लेना, तो बेस्ट तरीका यही रहा सर्वे करने का। आपको फिर लगता है कि नहीं सर मुझे करना चाहिए, तो आप आराम से माथा फोड़ी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आप लेंथ ऑफ कोड क्या याद हो जाएगा, T1 2r sin del/2 याद हो जाएगा। मिड ऑर्डिनेट आपको CD निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, r आपके पास की रेडियस है, ये तो क्या है, कोई भी r की रेडियस क्या होती है, कहीं भी r होता है, तो ये मेरा पूरी डिस्टेंस कितनी है, r है मेरे पास, r है ये वाली पूरी। तो अब मेरे को यहाँ से इस ट्रायंगल से क्या निकाल लूंगा मैं, बस आराम से जो निकालूंगा r माइनस कोस del/2 मेरे जो निकलेगा ये मैं घटा दूंगा, ये वाली डिस्टेंस जो मेरी r कोस del/2 होगी इस ट्राइंगल से मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, और r में से डिस्टेंस निकाल दूंगा। ये मेरा ट्राइंगल ले लो, इतना सा ट्राइंगल ले लो आप, इतना ट्राइंगल लेके क्या निकालना है आपको, ये बेस निकालना है, बेस निकाला और ये पूरा कितना है r, तो r में से ये घटा दिया तो क्या है आपके पास, यही तो आया। आपको क्या चाहिए, इतना सा पोर्शन चाहिए, ये चाहिए आपको, तो ये चाहिए कि ये तो पूरी कितनी है, r है, रेडियस है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इतना सा पोर्शन निकालना है, इतना सा पोर्शन निकालने के लिए क्या निकालना है मुझे,
T1D पड़ा है मेरे पास, ये R माइनस पड़ा है, ये मेरे पास R पड़ा है, ये वाला R, इसे निकालो तो ये मेरा क्या आ जाएगा, CD बराबर R माइनस कोस डेल बाई टाई 2, R माइनस कोस डेल बाई 2। क्लियर है, समझ गए बात को। अब चलिए अब बात करते हैं इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो मिड ऑर्डिनेट के हिसाब से R1 माइनस कोस डेल बाई 2 होगा। देखना इसको थोड़ा सा, मैं R1 माइनस कोस डेल बाई 2 अभी सॉल्व करने पता चला कि R में से 1 माइनस कोस डेल बाई 2 होगा, तभी तो R कॉमन आएगा ना, R कोस डेल बाई 2 निकलेगा तो उसमें से तो R इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो R बाहर चला जाएगा 1 माइनस कोस डेल बाई 2। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना, ये इस ट्रायंगल से निकलेगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। लास्ट है आपका एक्सटर्नल डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपकी CD, जिसको एक्सटर्नल डिस्टेंस के साथ साथ एपेक्स डिस्टेंस भी कहते हैं, कई बार इसको एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। कौन सी डिस्टेंस भाई? एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये भी आपको कैसे निकालनी पड़ेगी वो ट्रायंगल से, तो R सेक डेल बाई 2 माइनस 1, R सेक डेल बाई 2 माइनस 1। क्लियर है बात। अब आपसे कुछ भी पूछ ले इसमें से एक क्वेश्चन करोगे आप सॉल्यूशन, आपसे यही पूछे जाते हैं, ये मेन पॉइंट ऑफ एग्जाम से आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। कर्व में पहली बात मैंने आपको बता दिया सर्वे में कि लेवलिंग, कंपास सर्वे और पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर, वहां से चैन सर्वे, मैक्सिमम केस में 5 से 6 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन सर्वे के, अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो 6 क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाने हैं। फिर जो एक दो क्वेश्चन उठने हैं, वो या तो कर्व से उठ गया, नहीं उठा तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसे लास्ट वाले चैप्टर से आने क्वेश्चन कम चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कर्व से आएगा, सिर्फ ये 5 फॉर्मूले हैं, ये 5 फॉर्मूले आप याद करो, आराम से काम चल जाएगा। हो सकता है कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला पूछ ले, आपसे बोल देगा रेडियस इतनी है, एंगल इतना है, तो आप मुझे टेंजेंट डिस्टेंस बता दीजिए। यह हो सकता है इन दोनों में अंतर डिफरेंस पूछ ले, भाई इसकी ये है तो इसमें क्या दिक्कत होगी, क्या डिफरेंस चेंज होगा। तो ये आपको खुद डिपेंड करना है कि क्या पूछे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। सब्जेक्टिव पोर्शन है नहीं, MCQ पोर्शन है, अपने को ये काम अपना आराम से इजीली हो जाएगा। अब चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक की जो दिक्कत टाइप्स ऑफ कर्व हो गया, कर्व के अपन देख लिया, सारी चीजों को डिफाइन कर लिया, किस किस लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट डिस्टेंस, फॉरवर्ड टेंजेंट डिस्टेंस, ये रेडियल हो गई, ये अपने इसको कोड हो गया। ठीक है, तो आराम से निकाल लिया फॉर्मूला लेंथ ऑफ कर्व का, R डेल बाई x, टेंजेंट डिस्टेंस क्या हो गया R tan डेल बाई 2, लेंथ ऑफ छोड़ गया 2R sin डेल बाई 2, मिड ऑर्डिनेट क्या हो गया R1 माइनस कोस डेल बाई 2, और R एक्सटर्नल डिस्टेंस देखो मिड ऑर्डिनेट, मिड का मतलब बीच में पूछ रहा था 1 में से घटाओ, याद करना तरीका। ठीक है, 1 में से, और कोस और सेक का आपस में संबंध है ही, और एक्सटर्नल डिस्टेंस तो यहाँ सेक में से घटाओ, बाहर की पूछ रहा है तो सेक में से 1 घटाओ। ठीक है, अपने कोई भी कोड बनाओ याद करने के लिए, जैसे tan का इसका बन रहा है सिंपल टेंजेंट डिस्टेंस, अब लेंथ ऑफ कोड का आप क्या बना सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे कि मैं क्या बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। बस इस चैप्टर के बाद एक ट्रैवर्सिंग और रह जाएगा, बस ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके नहीं है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आप जो थर्ड ईयर में पढ़ते थे वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एसएससी में है, एसएससी में जरूर आती है, लेकिन जैसे अपन एसएससी के पोर्शन को ऐड करेंगे तब इसमें लास्ट में करवा देंगे। ठीक है, ये सिलेबस एक बार हो जाएगा तो अपन इसी चैप्टर में अपन और जोड़ देंगे। चलिए अब बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, कर्व की शार्पनेस चेक करने के लिए, अपन क्या करते हैं, शार्पनेस ऑफ कर्व को डिजाइन बाय द चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, आपसे कई बार ये आपकी आर्क की डिस्टेंस दे देगा 3, ये आपको मान लीजिए ये आपका आर्क है, ये आपको डिस्टेंस दे दी, मान लो इसमें आर्क की 30 मीटर है, और ये आपका R हो गया, ये आपका D डिग्री है, ठीक है। तो आपसे D भी पूछ सकता है, R भी पूछ सकता है, D भी पूछ सकता है, R भी पूछ सकता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात कर रहा हूँ। मैंने मान लिया 30 मीटर की बात है, ठीक है एग्जाम, तो इसके लिए क्या होगा, तो ये मेरा चाप है 30 मीटर का, तो पूरा सर्कुलर जो होता है, पूरा सर्कुलर देखो समझने के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं। अगर सीधा मुझे 30 का आपसे एग्जाम में सिर्फ 30-20 मीटर का पूछता है, 30 मीटर का 20 मीटर का सीधा डाटा है, R बराबर 1719 बटा D, और 20 डिग्री होता है 1146 D। मैं सीधा याद करा दूं, लेकिन सीधा याद करने से अच्छा नहीं है, आप सीख लो इस चीज़ को। ठीक है,
तो ये बेस्ट रहेगा, इसे थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल आ जाए 30 मीटर या 40 मीटर देते तो आप आराम से कर सको। तो 30 मीटर, तो ये मेरी क्या होता है, आर्क दे रखा है कि लंबाई एक चाप है, इसकी लंबाई दे रखी है 30 मीटर आर्क की दे रखी है। अगर मैं इसकी पूरे सर्किल की बात करता हूँ आपसे कि मान लीजिए सर्किल है पूरा, इसी में तो कहना कहीं चाप काटा होगा, ये ऐसा ही ट्राइंगल है तो ये काटा हुआ ये डी डिग्री है, और ये आपका पार्ट दे रखा है 30 डिग्री 30 मीटर दे रखा है एक्चुअल, और ये मेरी आर है, ये चीज़ दे रखी नहीं दे रखी है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 30 मीटर है तो पूरी कितनी होती है, ये पूरी कितनी होती है, तो सर क्या भोली बात सर 2 पाई आर होती है, 30 2 पाई आर, कोई दिक्कत, 30 की वजह कितना 2 पाई आर। अब यही मेरे डिग्री डी डिग्री देखा है, अब मैं इसकी पूरी की बात करूं तो ये कितना देता है, ये कितना होता है पूरा, कि सर 360 डिग्री, तो डी अपना किसके हो गया 360 डिग्री। ये फॉर्मूले से आप सीधा अब क्या करोगे, सीधा मान निकालोगे किसी भी पोर्शन का, किसी भी पोर्शन का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 2 पाई आर डी अपॉन में 360 डिग्री। तो अब मुझे क्या डी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 360 इंटू 30 अपॉन में 2 पाई आर, इसको जैसे ही सॉल्व करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा 1718 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1718 आर आएगा, जिसको मैं लास्ट में क्या मान लूँगा 1719 अपॉन आर। समझ गए बात को, डी डिग्री। ये आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है ये सीधा, और वहीं मुझे आर निकालना हो, वहीं मुझे आर निकालना हो इसका, तो मेरा क्या हो जाएगा 1719 अपॉन में डी डिग्री। क्लियर है बात, डी डिग्री। यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि इतने डिग्री से करब हो रहा है तो आप रेडियस निकालिए, या आर डी डिग्री निकालिए, तो आर रेडियस दे देगा। क्लियर बात। अब मैं यहीं कहूँ 20 मीटर के लिए हो तो आपको वो सर अब तो याद करने की जरूरत नहीं, आप बताने आवश्यकता नहीं है, हम सीख गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ 30 के लिए 20 के लिए याद करके रखो, 30 के लिए 20 के लिए याद करके रखो, क्योंकि 30-20 के लिए ही एग्जाम में पूछता है, 30-20 के लिए एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं 20 का भी बता देता हूँ, ठीक है। तो 20 का भी बता देता हूँ, तो 20 का सीधा लिख दूँ क्या, 20 के लिए आपका 20 मीटर के लिए हो तो आप सीख तो गए हो 20 मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए आपको सीधा याद हो जाएगा आर बराबर 1146 अपॉन में डी डिग्री। कोई दिक्कत रहेगी किसी को, यहाँ पर 20 रख देना, सॉल्व कर देना, वही आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर 10 मीटर की बात हो तो 10 मीटर की बात हो तो 10 मीटर की बात हो तो क्या सर 573 डी। कोई दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी कि आपको, अगर वहीं मैं कह दूँ इसको 100 की जगह फिट में कर दूँ, 30 फीट 100 फीट में कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 100 हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो फिट में रहेगी बस। कोई दिक्कत आएगी इस चीज़ में, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तरीका बता दिया, अभी चार्ट से पूरा समझा दिया क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें अपने को नहीं पढ़ना है लंबा चौड़ा सा, अपने को ना मुझे आपको भाषण देना है ना आपने को लंबा, अपने बस टेक्निकल बात देखो। सबसे बड़ी परफेक्ट एक बात होती है कि अपने को चीज़ अपनी तरह समझ में आनी चाहिए, अपने को ना तो साइंटिफिक तरीके से, ना अपने को साइंटिस्ट बनना है, ना अपने को कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू कैसी क्या चीज़ है, ना अपने को बता, अपने को चीज़ अपने समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको समझाई, आपके समझ में आ गई तो इट इज़ परफेक्ट, और मैंने आपको समझाई आपके नहीं समझाई तो यहाँ मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, ये कितने भी इजी तरीके बता दूँ, ये नहीं है सही नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो कुछ भी सही नहीं है, और आपको समझ में आ गया तो सब सही है। क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकलेंगे बस, ठीक है। अब कैसे समझे वो आप और हमारे बीच की बात है कि भाई हमारी चीज़ समझ में आई है, आपको चीज़ समझ में, अपने को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि हमें ऐसे समझा वैसे समझा, अपने को जितना इजी तरीका बन सकता है अपन उसी इजी तरीके से सीखेंगे, और बस अपने को क्या है, अपने को रिजल्ट मिलता रहना चाहिए। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस के क्वेश्चन निकल रहे हैं, बुक के क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो अपना एकदम परफेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बात को, ये अपना पोर्शन क्लियर है, कोई दिक्कत रहेगी किसी को। अब यहाँ 10 मीटर की बात है, 100 फीट की बात होती तो 100 मीटर की बात होती तो 0 लगा दो, है ना, 10 की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किधर है इतनी बात। अब आपके जो ये कर्व है वो सेट किए जाते हैं किसके हिसाब से, तो एक आपके दिए जाते हैं लाइनर मेथड से, और दिए जाते हैं कर्व कैसे सेट किए जाते हैं, कर्व कैसे दिए जाते हैं आपके लाइनर मेथड से और एंगुलर मेथड से, लाइनर मेथड से और एंगुलर मेथड से। लाइनर मेथड से कैसे देते हैं अपन, भाई बहुत ज्यादा कर देते हैं, अपने को एक्यूरेसी नहीं चाहिए, सिंपल सा कर्व देना, तो अपन क्या करते हैं चैन या टैप से अपन सिंपल सा घुमा देते हैं कि भाई ऐसे नापते हुए ले आओ। या फिर अपने को एंगुलर, ठीक है, और एंगुलर मेथड यूज करते हैं, तो 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 एंगुलर मेथड कैसे यूज करते हैं भाई, एंगुलर मेथड यूज कैसे करते हैं, सर्वे में एंगुलर मेथड कैसे यूज करते हैं, एंगुलर मेथड यूज करते हैं सिंपल कर्व के लिए,
सिंपल कर्व के लिए टू थोडालाइट मेथड से, ठीक है, मेथड से इसमें कोई भी लाइन रेंजर नहीं होता है, इसमें कोई भी लाइन रेंजर नहीं होता है, बस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वही लिखेंगे। लाइनर मेजरमेंट नहीं पूछता है आपसे, उसमें हमें क्या करते हैं सिंपल चैन लाइन कर्व से बिछा देते हैं, तो वो इतना एक्यूरेसी भी, जब ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है तो हम एंगुलर मेजरमेंट यूज़ करते हैं। कौन सा? एंगुलर मेजरमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल सी वे, बस आपसे एग्जाम में इसी चैप्टर से इतना सही पूछते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं, और एग्जाम में आपसे इस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं पूछते हैं। आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। इसमें एक भाई ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट पूछते हैं, कई बार ऑफसेट पूछ लेता है आपसे, तो वो ऑफसेट में आपको सीधा लिखा देता हूँ। पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन उठाए हुए हैं SSC वाले से, आपसे सीधा क्वेश्चन ऑफसेट पूछ लेता है, वो ऑफसेट में देख के बुक से आपको लिखा देता हूँ सीधा, ठीक है। तो पहला आपसे रेडियल ऑफसेट पूछ लेता है वो, इस चीज़ को सीधा फॉर्मूला आपको याद करना है सीधा, ठीक है। ये पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है इसलिए लिखा रहा हूँ इसको, हालांकि इसमें लंबा चौड़ा डेरिवेशन अपने को नहीं करने की जरूरत है। ये फॉर्मूला सीधा आपसे बुक में भी मिल जाएगा आपको, और सीधा, और रेडियल ऑफसेट होता है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है शायद, इसको सीधा आप याद करोगे, सीधा फॉर्मूले को याद करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफसेट ऑब्जेक्टिव निकालोगे, बुक में मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे उसमें मिल जाएंगे, गुप्ता क्वेश्चन करोगे, वहाँ ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूले दे रखे हैं, MCQ के अंदर, वहीं से, ठीक है। वहाँ से इनको समझने की इतनी जरूरत नहीं, ऑफसेट सेट करने होता है ना उसके लिए, कर्व के लिए, तो वहाँ से सिंपल दो फॉर्मूले आप सीधा रखना। याद करने का तरीका, P पहले आता है, R बाद में, तो R पहले आएगा, और रेडियल में R बाद में, तो ABCD में तो R पता चलेगा। सेम देखो मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, यहाँ प्लस में या माइनस में, इसलिए थोड़े से कंफ्यूजन करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले सीधे एग्जाम में पूछ जाते हैं, रेडियल ऑफसेट R² + X² - R, परपेंडिकुलर ऑफसेट R - R² - X², ठीक है। इससे ज़्यादा आपके डीपली नहीं पूछता है, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में बहुत नहीं पूछता है, ना पूछा गया राजस्थान के अंदर। मेन बात तो ये भी कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आए हुए थे SSC प्रीवियस ईयर में, सीधे आए हुए थे, इसलिए मैंने उठा के आपको दे दिए, जिससे आप क्वेश्चन करो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप ही हो कि भाई हमें सारे क्वेश्चन कर्व से आ रहे हैं। इसलिए जब बुकों से MCQ होते हैं, कई चीज़ वहाँ से उठा के भी मैं आपके लिए देता हूँ, ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, वो चीज़ आपको मिल जाए। अब इस चीज़ को आप देखते तो नई चीज़ लगती है, तो आपको रटने में टाइम लगता। अब ये चीज़ अपने नोट्स का हिस्सा हो चुकी है, तो नोट्स का हिस्सा हो गई तो मतलब आपको याद करनी है, और नोट्स याद होगी तो क्वेश्चन आएगा तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस यही तरीका होता है। आप भी कोई नई चीज़ करो, एग्जाम में MCQ पढ़ रहे हो, किताब में कोई नई बुक पढ़ रहे हो, कोई नया क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसा लगता है कि हमें इसको याद ही करना पड़ेगा, तो उसको इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हुए आए हो, आपको पता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, साइंस लेने के बाद ही आपने पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि मैं कम से कम 30% तो आपने अपवाद ही याद किए थे, अपने को एक ही बात कह दी जाती थी, ये अपवाद है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रीज़न नहीं है तो रीज़न नहीं है। RCC के अंदर कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया, ये होता है तो होता है। स्टील के अंदर कोर्ट ने कह दिया तो ये कह दिया, होता है तो होता है। तो इसी तरह सिंपल में इंजीनियरिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद करनी है तो याद करनी ही पड़ेगी, और एग्जाम पास करना है तो अपने को याद करनी ही पड़ेगी, तो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर्व भी कंप्लीट हो गया लगभग, आपके कर्व कंप्लीट है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। अब आपको सिर्फ पढ़ना है, MCQ निकालने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका रह जाएगा ट्रैवर्सिंग, 2 दिन का ट्रैवर्सिंग लूंगा, और एक लूंगा, हो सकता है 2 दिन लूंगा ट्रैवर्सिंग और माइनर इंस्ट्रूमेंट दोनों कराने के लिए। इसके बाद 2 लेक्चर और लूंगा माइनर इंस्ट्रूमेंट और ट्रैवर्सिंग का, और एक तीसरा लेक्चर लूंगा आपके टेस्ट का, जो मैंने कहा था क्वेश्चन आएंगे 30 से 40 क्वेश्चन अपन करेंगे, साथ में टेस्ट की तैयारी रखना आप। तो आज जो भी नेक्स्ट अब 3 वीडियो आने के बाद, 1 दिन का गैप देने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, उस दिन आपको सिर्फ सर्वे पढ़ाई करनी है। लास्ट लेक्चर में बता दूंगा भाई नेक्स्ट लेक्चर में छुट्टी रहेगी, उसके लिए सिर्फ आपके प्रिपरेशन, छुट्टी रहने का मतलब आपके प्रिपरेशन के लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए दूंगा। उसके बाद अपन MCQ सॉल्व करेंगे, फिर सर्वे को अपन एक बार फ्री करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन सब्जेक्ट में चलने वाले हैं। सर्वे पढ़ते हुए बहुत दिन हो गया, अब सर्वे पढ़ते सर्वे लग रहा है दिमाग में, क्यों? तो सर्वे से अपन आज़ाद होने वाले हैं ट्रैवर्सिंग के बाद, और माइनर इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको कहा था लास्ट में, माइनर इंस्ट्रूमेंट एक साथ में उनके दिखा दूंगा, जो क्वेश्चन उठने वाले हैं वो माइनर इंस्ट्रूमेंट करा दूंगा। फिर उसके बाद अपन सोइल और SM दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे, सोइल भी स्टार्ट कर देंगे और सोम को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सोम अपनी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में बैच चलने की कोशिश है,
क्योंकि अब आप कह रहे हो सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस को करते हुए, तो वो आपकी भी हालांकि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ना करते करते सर्वे हो गई। अब सर्वे आपको आ रही है क्या, आप दूसरे सब्जेक्ट के पीछे ये भाग रहे हो। राजस्थान जीके पढ़ा 40 नंबर का, वो हो गया क्या, उसमें भी आपको बहुत वीक होंगे अभी। राजस्थान जीके कोई सबसे जो इंडिया जीके से हार्ड है राजस्थान जीके, सबसे ज्यादा कल्चर। एक दिन याद करोगे कल भूल जाओगे, परसों याद करोगे फिर भूल जाओगे। कल्चर में आप रट रट के परेशान हो जाओगे। वो नाम भी उसके अटपटे हैं, कितना याद करोगे कल्चर को, और बहुत लेंथी है कल्चर। इसलिए कल्चर को रेगुलर पढ़ते रहना। जियोग्राफी, हिस्ट्री 3 से 4 नंबर की आती है, हिस्ट्री को एक बार बाइक आउट कर देना। जो राजा महाराजाओं का इतिहास वगैरह है उनको एक बार छोड़ देना, एक बार पहला कल्चर कर लो, जियोग्राफी कर लो। पहला कल्चर और जियोग्राफी को कंप्लीट करो। हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री में एकीकरण कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री से करना स्टार्ट कर दो। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है, हमारे जहाँ से मराठा आए थे वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे पहले तो आप राजा महाराजाओं के नाम याद करते, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, फोर्थ, वो एक ही नाम 4, 5, 6 चलता रहता है ना, तो वहीं गड़बड़ हो जाओ करते और सन। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री से कल्चर जियोग्राफी को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब कर भी आज अपना कंप्लीट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का भी बोला करो साथ में।